हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट सेकंड में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के पार्ट सेकंड में जो आपकी एनसीईआरटी बुक साइंस बुक का चैप्टर है क्लास 8 का, उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सेकंड में हम क्या देखेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो हम यहाँ बेसिक डिफरेंस को समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की क्यों कहा जाता है और नेशनल पार्क्स को नेशनल पार्क्स क्यों कहा जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जू क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे इनके बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल कंडीशन फॉर वाइल्ड एनिमल। तो हमें ये चीज़ समझना है कि फॉरेस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा, जहाँ पर यह छोटा सा पीस बहुत बड़े फॉरेस्ट का, जहाँ पर हम क्या करें? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें। किनको किनको प्रोवाइड करें? हम वाइल्ड एनिमल्स को। हमें सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, सूटेबल कंडीशन और प्रोटेक्शन। किनको? सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर कौन से प्लांट हैं, कितने बड़े हैं, किस टाइप के हैं, क्या दुनिया में सिर्फ यहीं वो प्लांट पाए जाते हैं या और कहीं नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है? कोई मतलब नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं आपके पीछे कौन आ रहा है, साइड में कौन आ रहा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी किसी से टकराए नहीं। आपको अपनी गाड़ी से मतलब है। आप ये नहीं देखोगे कि फलानी गाड़ी जो मेरे साइड से निकली उसका कलर क्या है। इतनी देर में आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो वैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? वाइल्ड एनिमल। हमको और किसी से कोई मतलब नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। तो जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम आए तो आपको ये समझना है कि हमें किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है? वाइल्ड एनिमल को। अब कुछ कंडीशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होती हैं। क्या क्या होता है? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउ होती हैं? पहली चीज़ बच्चों, ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। मतलब आप अपने मवेशियों को, और क्या बोलते हैं, डांगरों को, जानवरों को, कैटल्स को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ले जाकर उनको चरा सकते हैं। मतलब डिनर पार्टी या लंच पार्टी दे सकते हैं आप अपने जानवरों को जो आपके पले हुए, या भेड़ बकरियों को, है ना? आप कहाँ ले जा सकते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दावत बनाने। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों? वो कर सकते हैं कलेक्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट। आप यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वो जड़ी बूटियाँ जो जंगली लोग या जंगली कबीले इस्तेमाल करते हैं, या शहर में लाकर, आपने देखा होगा संडे के दिन मार्केट में बहुत से गांव वाले बेचते रहते हैं, या बहुत सी अलग अलग जड़ी बूटियाँ जो वेद ऋषि इस्तेमाल करते हैं। ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब कहीं ना कहीं जंगलों से टूट के आती हैं, तो इनको ये अलाव करते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा आयुर्वेदा में जैसे यूज़ होता है, जैसे यूनानी मेडिसिन में यूज़ होता है, ये सारी जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती है? जंगल से। तो जंगल में इनको अलाव किया जाता है गांव वालों को और आसपास के लोगों को कि वो मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकें। कहाँ? जहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वहाँ आपको ये अलाव किया जाएगा। लेकिन और क्या किया जाएगा? फायरवुड आप कलेक्ट कर सकते हो। फायरवुड मतलब जलाने की लकड़ी। देख रहे हैं आप, ये देखें, ये कुछ लेडीज़ हैं जो फायरवुड कलेक्ट कर रही हैं फॉरेस्ट से। तो ये फायरवुड प्राइमरी कंडीशन तो घर बनाने के लिए या जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सम ऑफ द थ्री टिंड वाइल्ड एनिमल्स। आहा, थ्री टिंड क्या है? ऐसे वाइल्ड, जैसे है ना, आप कभी पुलिस स्टेशन गए हो तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे वांटेड वांटेड जो क्रिमिनल्स होते हैं या बड़े बड़े डॉन, उनके फ़ोटो लगे होते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमें इनको पकड़ना है। मतलब ये हाई वैल्यू टारगेट है, मतलब ये ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन है। ऐसी कंडीशन होती है ना, जैसे आप उन चीज़ को पहले पढ़ते हो जो ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही हम जब भी कंजर्वेशन करते हैं तो जिनकी जान को ज़्यादा ख़तरा हो, मतलब उनको क्या बोलते हैं? उनको हम थ्रीटेंड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं हम इनको देखेंगे। पहला आता है ब्लैक बक, काला हिरन। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं क्योंकि ब्लैक बक अलग से नहीं पाया जाता,
एज के साथ साथ जो डियर होता है वो ब्लैक कलर का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन बक ही है जो एज के साथ ब्लैक बक बन रहा है। तो ये ब्लैक बक जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तो ये भी एक थ्री टेंड स्पीसीज है। मतलब आजकल जो गोल्डन बक हैं या जिनको आप हिरन कहते हैं वो ब्लैक बक बनने से पहले ही मारे जाते हैं या पोच कर लिया जाता है या हंटिंग की जाती है या दूसरी कंडीशंस की वजह से मर जाते हैं। आप क्या आता है वाइट आइड बक, सफ़ेद आंखों वाला हिरन। तो हमने तो ब्लू आइज सुना था, वाइट आइज भी आ गया। चलो हम इसको भी देख लेते हैं। ये रहे वाइट आइड बक। तो आपको मैं ये फोटोग्राफ्स और इमेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप उसको इमेजिन करें कि वो ये होता क्या है। क्या कि हमारा माइंड जो है जनरली पिक्चर्स के फॉर्म में सोचता है, और अगर हम किसी चीज़ की फ़ोटोग्राफ देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद आता है, याद रहता है। फिर एलिफेंट्स भी क्या हैं, थ्री टेंड एनिमल्स हैं जिनकी जान को खतरा है। तो ये रहे हमारे गणेश जी, इनकी भी जान को ज़्यादा खतरा है। फिर चलते हैं अपन किस पे, फिर थ्री टेंड एनिमल की लिस्ट में आता है ये गोल्डन कैट। गोल्डन कैट मतलब सोने की तरह दिखने वाली बिल्ली? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लाइट गोल्डन कलर की होती है। ये गोल्डन कैट है जो फॉरेस्ट में पाई जाती है। ज़्यादातर ये चिड़ियाओं का और छोटे छोटे चूहों का जो जंगल में पाए जाते हैं उनको शिकार करके खाती है। लेकिन आजकल ये भी थ्री टेंड एनिमल्स की लिस्ट में आ रही है। फिर थ्री टेंड एनिमल्स की लिस्ट में बच्चों क्या आता है, पिंक हेडेड डक, मतलब गुलाबी सर वाली बतख। इसको याद रख सकते हैं, गुलाबी आँख वाली है ये, पिंक हेडेड डक है ये। गुलाबी आँखें इनकी देख सकते हैं आप। लेकिन आप समझ लें, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, कि पिंक हेडेड डक जो है वो एक तरह की थ्री टेंड स्पीसीज है। आप देख सकते हैं ये इनकी जान को खतरा है। तो इनको Z+ सिक्योरिटी देना चाहिए। Z+ सिक्योरिटी किनको देते हैं हम, मंत्रीज को, प्राइम मिनिस्टर्स को, अलग अलग तरह के बहुत ऊंचे पोस्ट के लोगों को जिनकी जान को खतरा हो। तो ऐसे ही हम कंजर्वेशन के मामले में इन एनिमल्स को Z+ सिक्योरिटी देते हैं। मतलब पूरे इनके नखरे उठाते हैं हम, ताकि ये दुनिया से ख़त्म ना हो। क्यों ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो रहा है, आप तो ये सोचोगे हमारा क्या जा रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं। इनके ख़त्म हो जाने से अर्थ के नेचुरल सिस्टम पे असर पड़ेगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगी। इसलिए हम इनको बचा के रखते हैं, इनके नखरे उठाते हैं, मतलब कुल मिला के। अब नेक्स्ट आता है घड़ियाल। घड़ियाल भी जो है वो क्या हो जाता है, एक थ्री टेंड एनिमल है। अब घड़ियाल ये होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल ये अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं समझे। मतलब जो दिख रहा है वही मगरमच्छ नहीं होता। मगरमच्छ अलग होता है, एलिगेटर अलग होता है, घड़ियाल अलग होता है। घड़ियाल बहुत बड़े साइज का होता है और वो ज़मीन से बहुत ऊपर रहता है, थोड़ा जैसे ये आपको ये ऊंचा होके दिख रहा है ना। और क्रोकोडाइल अलग होता है। तो ये ध्यान रखें कि घड़ियाल अलग होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है और एलिगेटर अलग होता है। ये अलग अलग प्रजातियां हैं एक ही की। फिर आता है क्या, मार्श क्रोकोडाइल। मार्श मतलब कीचड़ में रहने वाला मगरमच्छ। चलो भैया कीचड़ में रहने वाला मगरमच्छ भी देखते हैं हम, ये कैसा दिखता है, किस तरह का दिख रहा है, किसी एक्टर में मिल रहा है क्या, ये चुपचाप बैठा है। ये देखें, मार्श वाला किस कलर का होगा, ज़्यादातर उस कलर का होगा जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है। कीचड़ वाला तो मट्टी जैसे कलर का। तो ये है मार्श क्रोकोडाइल। देखा घड़ियाल और क्रोकोडाइल में कितना डिफरेंस है। लेकिन अपन क्या होते हैं, सबको एक ही में मिला देते हैं। अब फिर क्या बोला है हमसे, अब आता है पाइथन। पाइथन के को क्या बोलते हैं हिंदी में, अजगर, है ना। अजगर किस में आता है, अजगर भी थ्री टेंड एनिमल्स में आता है, इसकी भी जान को खतरा है। एक्चुअल में अजगर जो है उसके साथ परेशानी क्या है बच्चों, अजगर तो सांप है। तो सांप में तो हमने सुना है कि यार सांप काट लेता है तो आदमी मर जाता है।
लेकिन अजगर में तो जहर ही नहीं होता, वो जानवर को अपने अंदर एनाकोंडा की तरह दबा के मारता है और निगल लेता है। इसलिए लोग अजगर से ज़्यादा डरते नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं है और लोग जल्दी से उसको मार देते हैं। और जब भी कोई किसी पे वो हमला करता है तो जनरली उसको मार दिया जाता है, क्योंकि काटता वो बहुत ही कम है, क्योंकि जहर तो है नहीं, काटेगा तो नॉर्मल सा एंटीसेप्टिक या दूसरा हम नॉर्मल सी दवा ले लेंगे तब भी हम ठीक हो जाएंगे। तो मतलब इसका डर नहीं है। लोगों के बीच में इस सांप का डर नहीं है तो ये आसानी से मर जाता है, इसको मार दिया जाता है। फिर आता है राइनोसोरस, गेंडा। दोस्त को कहते हैं ना, गेंडे हट जा, मेरे लिए जगह नहीं बची बैठने की। तो ये रहा आपका गेंडा। अब इसको क्यों मारा जाता है ना, इस मासूम से जानवर को जो यूनिकॉर्न की तरह दिखता है, इसको क्यों मारा जाता है? तो बच्चों, इसके सर के ऊपर जो इसकी ये सींग दिख रही है, इसको बहुत सी मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हंटर्स जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो इसको मारते हैं, इसकी सींग को एक्सपोर्ट्स करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे चाइना में जनरली। तो वहाँ जाके इसको बहुत महंगे, करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए में इसको बेच दिया जाता है, जिससे इसकी मेडिसिन्स बनती हैं। तो इसलिए इनकी जान को और ज़्यादा खतरा होता है। अब क्या करते हैं, आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन सारे थ्रेटेंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है और प्रिजर्व किया गया है, बचा के रखा है। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इट इज़ अ पाइटी दैट इवन अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ, पीपल आर लिविंग इन द नेबरहुड इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। अब क्या है, मसला क्या है भाई, समस्या क्या है हमारे देश में कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके आसपास भी लोग रहते हैं, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ कचरा फेंकते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम दूसरे को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। तो जनरली जो लोग आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के रहते हैं, वो जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी और तरीके से, मतलब कहीं से अगर दीवार टूट गई है या फेंसिंग कटी हुई है, या हमने फेंसिंग काटी और वहाँ जाके बैठ गए, अंदर बैठे हैं, अंदर चले गए। तो क्या हो रहा है भाई साहब, आपके घर में कोई घुस आए और जबरन में आके, है ना, अतिथि तुम कब जाओगे, इस तरह की कंडीशन बनने लगे, तो या तो आपका भी पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और जो आया है वो भी सुकून से नहीं रहता। तो यही करते हैं लोग कि जो आसपास रह रहे हैं वो उनके पूरे एटमॉस्फेयर को और उनके हाउस को जो उनके लिए बनाया गया है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब समझ में आया इंसान क्या है, बहुत नुकसानदायक है जानवरों के लिए, है ना। अब हमें हर चीज़ लिमिट में करना है, हम सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, ये बात भी ध्यान में रखना है। आप लोग ये सोचेंगे अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़, हमें ज़रा सा भी बिल्कुल पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, बिल्कुल सोसाइटी को छोड़ दें। ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ करेंगे लेकिन लिमिट में, ताकि नुकसान ना हो। समझ में आया? हमारा भी काम हो जाए और उनका भी काम। और फिर क्या और परेशानी क्या आती है कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनकी हैबिटाट। मतलब कोई गया वहाँ पर पॉलीथीन फेंक आया, आपने चिप्स खाई, कुरकुरे खाए, अब उसको किसी जानवर ने खा लिया और वो उसके पेट में गई, इंटेस्टाइन में अटक गई जाके, तो वो जानवर मर गया। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करना है, आपने बनाई है उनके प्रोटेक्शन के लिए और वो जानवर ही मर गया, तो क्या करोगे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। तो ये बात समझने की है कि क्या क्या प्रॉब्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आती हैं। अब संजय नेशनल पार्क, दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। अब फिर लैंडस्केप, या वो जगह जहाँ पर फ्लोरा और फोना प्रेजेंट हो। कुछ घाटियाँ, घाटियाँ मतलब लैंडस्केप, पहाड़, उनको भी बचाया जाता है। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, या कुछ ऐसी कलाकृतियाँ या कुछ ऐसे साजो सामान या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो वहाँ पर प्रेजेंट हों, है ना, उनको भी बचाया जाता है। जैसे हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो हमने नेशनल पार्क देखा, उस नेशनल पार्क में केव पेंटिंग्स को बचा के रखा है। तो अब समझ में आया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है।
हम क्या बचाते हैं यहाँ पर, फ्लोरा और फोना को बचाते हैं, लैंडस्केप को बचाते हैं, और प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एरिया, मतलब उस एरिया के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जो ये बता रहे हैं कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमें हज़ारों साल पुरानी, तो हम उनको भी बचाते हैं। जैसे आपने किस में देखा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। कहाँ, सतपुड़ा नेशनल पार्क में, जहाँ पर हमने ये सारी एग्जाम्पल्स देखे थे। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखना है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, और हमारे देश में 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। अब हमने देखा टोटल 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द पचमढ़ी। तो बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं पचमढ़ी के अंदर जिन पर केव पेंटिंग्स बनी है। आदि मानवों ने, मतलब अर्ली मैंस ने वहाँ पर केव पेंटिंग बना के रखी है, और 50,000 55,000 साल पुरानी, 60,000 साल, और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 1 लाख साल पुरानी पेंटिंग्स वहाँ मौजूद हैं। और 55 ऐसी जगहें हैं जिनको माना जाता है कि यहाँ पर वो रहते थे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो हमने क्या क्या प्रिजर्व किया, पीछे देखा ना हमने, हम फ्लोरा, फोना और लैंडस्केप और उसके साथ प्री हिस्टोरिक चीज़ों को भी बचाते हैं नेशनल पार्क। अब जैसे यहाँ पर आप इन केव पेंटिंग्स को ईजली देख सकते हैं, ये रही आपकी केव पेंटिंग, जहाँ पर पेंटिंग्स में डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो आपस में शिकार कर रहे हैं लोग, कुछ एनिमल्स का आसपास, और कुछ तरह के ऑब्जेक्ट्स उनके हाथ में हैं, और वो बो एंड एरो, तीर और कमान से शिकार कर रहे हैं। आई बात समझ में कि ये सारा किया हमने। ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद है। फिर चलते हैं आगे थोड़ा, और फिर हम देखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब एक जगह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि ये टाइगर रिजर्व क्या होता है। अ प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। अब भैया क्या हुआ परेशानी कि शेर जो जंगल का राजा है, और जो उसी की जैसा दिखने वाला एक और जानवर है और ख़तरनाक है जिसको हम टाइगर बोलते हैं, वो टाइगर जंगल का राजा होने के बावजूद वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसको कौन मार रहा है, इंसान, क्योंकि इनकी खाल जो होती है, इनकी स्किन बहुत कॉस्टली होती है, और इनकी बहुत से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स स्मगल कर कर दूसरी कंट्रीज़ भेजे जाते हैं, और कुछ सनकी लोग भी इनको इस्तेमाल करते हैं अपने बूट बनाने के लिए, अपनी हैट बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जैसे आपने किंग जोंग का नाम सुना होगा, ऐसे कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास मतलब लमसम पैसा है, उनको रॉयल लाइफ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि मेरी जो जैकेट है वो टाइगर स्किन की बनी हुई है, उन सब लोगों की वजह से और कुछ कम मेडिसिनल यूसेस की वजह से, कुछ दवाओं बनाने की वजह से धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने इसको हंट करना शुरू किया, है ना। आपका दोस्त आपसे कहा कि मेरे दादा के दादा ने टाइगर मारा था, तो कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो वो अपनी अचीवमेंट बताने के लिए, खुद को बड़ा बताने के लिए क्या करते थे, मैंने टाइगर का शिकार किया। तो ये एक और मेंटालिटी थी हमारे यहाँ पाई जाती है कि हम अपनी पावर को दिखाने के लिए हम ये बताते थे कि टाइगर मारा। तो ऐसे ही वजह से धीरे धीरे करके क्या हुआ, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई। तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ताकि टाइगर्स को बचा सकें। तो प्रोजेक्ट टाइगर का लोगो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी है टाइगर के प्रोडक्शन के लिए, और इनके वेरियस सिग्नल्स जो हैं, मतलब इनके साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया रोड बाय रोड, तो आपने बहुत जगह ये लिखा हो देखा होगा, बी अवेयर ऑफ द
एनिमल्स और टाइगर का फोटो दिया हो कि यहाँ यहाँ ये देखे गए हैं, स्पॉट किए गए हों, तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ये धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से ख़त्म हो रहे हैं। The Satpura Tiger Reserve is a unique in the sense that a significant increase in the tigers। भैया देखो, एक बहुत खुशी की बात यह है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब हमें ये समझना है कि वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोस एंड बारासिंगा वेयर फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क। कई ज़माना था कि ये सारे हमें यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क में मिलते थे। एनिमल whose numbers are diminishing to level that they might face extinction are known as endangered animal। अब एक चीज़ और समझना है कि endangered animals कौन से हैं। अब देखें, एक वर्ड होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट उन एनिमल्स को बोलते हैं बच्चों जो ख़त्म हो गए हों। दूसरा वर्ड होता है इंडेंजर्ड। तीसरा वर्ड होता है जो हम पीछे पढ़ के आए, थ्रीटेंड। अब ये देखो, कुछ ऐसे एनिमल जिनकी जान को खतरा है, मतलब उनकी जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तेज़ी से नहीं कम हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रीटेंड एनिमल। मतलब यार जैसे बहुत ज़्यादा नंबर है, मतलब आप ये सोचें कि एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में से एक गिलास पानी निकाल रहे हैं आप, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, उनमें से स्लो स्लो कम हो रहा है, तो वो एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रीटेड एनिमल। मतलब इनकी जान को खतरा है लेकिन ज़्यादा नहीं है ना। अगर इनकी जान को अगर ज़्यादा खतरा नहीं होगा तो हम किस में प्लेस करेंगे उन एनिमल्स को, थ्रीटेड एनिमल्स को में, थ्रीटेड एनिमल्स की लिस्ट में। मतलब इनकी जान को खतरा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए दुनिया से। अब आता है नंबर, अगर ये थ्रीटेड एनिमल जो हैं इनको और ज़्यादा मारा जाए, और ज़्यादा इनको पोच किया जाए, हंट किया जाए और स्मगल किया जाए दूसरे देशों तक, तो इनकी आबादी कम होने लगेगी, इनकी काउंट जो है, इनका नंबर जो है कम होने लगेगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनको आप उंगलियों पे गिन लो, मतलब ऐसे एनिमल्स जो बहुत नंबर्स में बचे हों, है ना। मतलब जैसे टाइगर हैं तो इंडिया में करीब करीब हमारे यहाँ 1500 या 2000 टाइगर ही बचे हैं, 1100 के करीब टाइगर बचे। तो वो एनिमल्स, ये जाने, दोज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, मतलब वो एनिमल्स जिनके नंबर्स कम हो रहे हैं और वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब दुनिया से वो ख़त्म हो सकते हैं अगर हमने उनको बचाया ना नहीं, तो इन एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। अब बात समझ में आई कि इंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं, वो एनिमल जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको नहीं बचाया गया। अब बात ध्यान में रखने की, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वो एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर उनको नहीं बचाया गया तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। सम ऑफ दोज एनिमल्स आर has become difficult because of disturbance in their natural habitat। और बहुत सारे इसलिए endangered species में एनिमल आ गए क्योंकि उनका घर उनसे छीन लिया, है ना। हैबिटाट कैसे छीनी उनकी, मतलब एक बड़ा सा जंगल था, बीच में से हाईवे निकल गया, अब आधे जानवर इधर हो गए, आधे जानवर उधर, है ना। अब इस वजह से उनका पूरा फॉरेस्ट खराब हो गया। यह फॉरेस्ट के अंदर बीच में जाके पता चल रहा है मंत्री जी के सपोर्ट से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, है ना। लोग वहाँ आने लगे तो जंगली जानवर उनके डर से और उनके देखने की वजह से वो भागकर दूर
जाने लगे अपने आप को बचाने के लिए। अब समझ में आया, जिस वजह से ज़्यादातर एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए या ख़त्म होने लगे। स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। अब देखें, सारे नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब कड़े। ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ फायरवुड आर नॉट अलाउड। ये समझ लें। अब क्या होता है, नेशनल पार्क में फ्लोरा मतलब प्लांट को भी आप बचाते हो, फोना मतलब एनिमल्स को भी आप बचाते हो, और हिस्टोरिक चीज़ें मतलब पहाड़ है ना, केव्स, पत्थर, सब बचा रहे हो आप, है ना। और वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ लैंडस्केप मतलब घाटियाँ, इन सब को आप बचा रहे हो। तो वहाँ पर आप किसी को जाने नहीं दोगे। किस लिए नहीं जाने दोगे? ताकि कोई एनिमल्स वहाँ पर ग्रेजिंग ना करे, बाहर से जाके कोई उनको पकड़े नहीं, कोई उनकी हंटिंग नहीं करे, और उनको फायरवुड कलेक्ट भी नहीं करने देंगे हम वहाँ से, ताकि फुली प्रोटेक्ट हो जाए। अब डिफरेंस पता चला आपको किस में? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अब ये ध्यान रखें कि अगर इन जानवरों को नहीं बचाया गया तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। कैसे? कि आपके घर में आप देखें कि आप कुछ नहीं करें, आपके यहाँ जो ग्रास हॉपर हैं गार्डन में, उनको ग्रास हॉपर्स को कौन खाता है? ग्रास हॉपर्स को हमारा फ्रॉग खाता है ना। फ्रॉग मतलब मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। अब सांप को बच्चों कौन खाता है? ईगल खाती है। ईगल को कौन अगर मरती है तो नीचे अगर वो गिर जाएगी, मर जाएगी, तो वो किस में ईगल मरेगी तो ज़मीन पर ही पड़ेगी भाई, ज़मीन में ही आके गिरेगी, मरेगी तो, या पेड़ पे मरेगी बैठे बैठे, तो अल्टीमेटली ज़मीन पे ही गिरना उसको। मर जाएगी तो वापस से क्या होगा? वो डिकम्पोज होगी और ज़मीन के अंदर मिल जाएगी। उसकी सारे बॉडी के पार्ट ज़मीन में मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। अब क्या ऐसी ये चेन है, फूड चेन। कुछ मत करिए आप अगर मेढक को बीच में से गायब कर देंगे, फ्रॉक को, आप ये देखना कि जो ग्रास होपर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब समझ में आया? अब जैसे आपने अभी मोस्टली सुना होगा कि जिनको बोलते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज का झुंड इंडिया में आया था, ये बहुत बड़ा फार्म पाया था जिसको हम टिड्डी दल बोलते हैं। ऐसी कंडीशन मोस्टली जो है वो इन वजह से होती हैं क्योंकि फूड चेन और फूड वेब डिस्ट्रॉय हो गई। वो बर्ड्स जो ड्रैगन फ्लाइज को खाती थी वो दुनिया से बहुत ज़्यादा कम हो गई। वैसे भी बर्ड्स धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो इसलिए हम इनको बचा रहे हैं ताकि फूड चेन और फूड वेव बची रहे। अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो सबका काम लग जाएगा। समझ में आया? आप इस चीज़ से समझे और इसको हम अर्ली वो फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया with a non-living component such as climate, soil and river deltas। जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम, या आप सोच लें हम इकोसिस्टम उसको बोलते हैं जहाँ पर हर चीज़ नेचुरली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होगी। मतलब एक कोई जंगल है जिसमें पेड़ है, पेड़ को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? एनिमल्स। डियर खा रहा है, डियर को लॉयन खा रहा है, और लॉयन मरता है तो वापस से वो उसकी डेड बॉडी जो है वो डिकम्पोज होकर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। सॉइल में लॉयन की बॉडी इसको कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सब दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। और इसमें और किन का योगदान है? रिवर्स का, सनलाइट का, क्लाइमेट का, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब आते हैं रेड डाटा बुक पे। रेड डाटा बुक ये क्या है? अब देखो कि आप अगर एग्ज़ाम दिया, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, या बुक खरीदते हो एक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, तो उससे आपको पता चल जाता है
कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और मुझे क्या क्या अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही दुनिया में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, एक बुक छापती हैं, है ना, बुक पब्लिश करती हैं। उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को कौन करता है, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो इनको पब्लिश करती हैं, जो एनिमल्स पे और प्लांट पे रिसर्च कर रही होती हैं और जो उनको चेक कर रही होती हैं कि इनकी ये कहाँ तक पहुँचे, इनका नंबर इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। वो क्या करती हैं, एक साल के एंड में एक बुक पब्लिश करती है, उसको रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड का मतलब होता है डेंजर, है ना, डेंजर का साइन रेड में होता है। तो हम रेड डाटा बुक के अंदर उन एनिमल्स को उस ऑर्गेनाइजेशन डालती है जिनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो, या वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हों, या फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हों, या ये भी बताती है कि वो एनिमल जो ख़त्म हो गए आपके देश से आपने कुछ ऐसा नहीं किया ताकि वो बच पाएँ। तो ये पूरी दुनिया में जो एक्सटिंक्ट एनिमल हो गए, जो ख़त्म हो गए, उनके बारे में बताती है कि कौन सा किस कंट्री से ख़त्म हो गया, और ये भी बताती है कि कौन सा कब ख़त्म होने वाला है। इससे क्या होता है, जब पता चलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सूटेबल एक्शन लेती है, बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज करती है, और बहुत से नए नई पॉलिसीज़, नए नए रूल बनाती है, नए नए कानून बनते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। मतलब कुल मिला के ये सब इसलिए करा जाता है ताकि उन जानवरों को बचाया जा सके। अब चलते हैं, रेड डाटा बुक tells the red data book is the source of which keep a record of all endangered animal and plants. Red data book is maintained internationally by organization. India also maintain red data book for the plant and animal found in India. इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशंस भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करती हैं और किसका, प्लांट और एनिमल का डिस्क्रिप्शन देती हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। किस जगह से, जनरली इंसान जो होता है माइग्रेट कर जाता है, जैसे आपको बेटर एजुकेशन के लिए आपकी पूरी फैमिली जो है वो यूएस शिफ्ट हो गई या लंदन चली गई ताकि आप पढ़ सको, या किसी को जॉब नहीं मिल रही थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन प्लांट्स एनिमल्स के केस में माइग्रेशन क्या होता है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर साल में ऐसा एटमॉस्फेयर या वेदर बन जाता है कि वहाँ पर वो जानवर नहीं रह सकते। जनरली ये माइग्रेशन जो है वो बर्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बर्ड्स वहाँ से आसानी से उड़ती हैं और दूसरी जगह पहुँच जाती हैं। लेकिन ऐसा एनिमल्स में बहुत कम देखने को मिलता है जो लैंड पे रहते हैं। आपने कभी देखा कि लंदन में जो हॉर्सेस घूम रहे हैं, लंदन में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो एक काम करें, दौड़ लगाते लगाते इंडिया आ जाएं, और फिर जैसे ही वहाँ पर गर्मियाँ पड़ने लगें तो दौड़ लगाते लगाते जो वाइल्ड हॉर्सेस लंदन में प्रेजेंट है वो वहाँ पर वापस चले जाएं। ऐसा ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल हैं उनकी केसेस में नहीं होता। माइग्रेशन ज़्यादातर हम फिशेस में देखते हैं, या किन किन में देखते हैं, हम मंकीज़ में भी थोड़ी माइन्यूट माइग्रेशन देखी जाती है। माइन्यूट माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन लार्जर लेवल पे जो बच्चों माइग्रेशन होती है वो जनरली हम बर्ड्स में देखते हैं। तो हम देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई फार टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ध्यान से देख लें इनको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन। ये जो हैं कहाँ से आती हैं, ये आती हैं साइबेरिया से। साइबेरिया रशिया के पास। अब क्या, साइबेरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, -40 डिग्री सेल्सियस एट क्या हो जाता है टेम्परेचर सर्दियों में। तो अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए और अपनी जान बचा के, मतलब अपने आप को ठंड से मरने से बचाने के लिए ये कहाँ आ जाती हैं, माइग्रेट करके ये भरतपुर आ जाती हैं। भरतपुर में नेशनल पार्क है, वहाँ ये देखी जाती हैं। तो आपने इनके बारे में भी सुना होगा,
बहुत सी और दूसरी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है दिया जाता है वो साइबेरियन क्रेन्स का दिया जाता है। साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो साइबेरिया से आती हैं। साइबेरिया से कहाँ आती हैं? भरतपुर नेशनल पार्क में। अब चलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ अ पेपर। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक अ 1 टन ऑफ पेपर। 17 बहुत बड़े बड़े ट्रीज इस्तेमाल होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए, और हम 17 पेड़ काटते हैं जब जाके 1 टन पेपर बनता है। समझ में आया? तो हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। कैसे? हम पढ़े ना ऐसे, ये भी सोच सकते हैं आप कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि आपके पढ़ने की वजह से मैडम जो आप पेपर दे रही ना, क्वेश्चन पेपर, आप मुझे, मैडम सर आप ये क्वेश्चन पेपर मत दिया करिए मुझे, आप बिल्कुल मुझे होमवर्क नहीं दीजिए, क्योंकि आपको पता है आप मुझे क्वेश्चन पेपर में लिख के देते हैं, और जब भी आप एक पेपर में लिख के मुझे देते हैं, एक पेपर वेस्ट होता है, इससे एक ट्री कटता है। ऐसा बोलो कि क्या आप टीचर से यही सोच रहा हो कि अगर ऐसा होता काश तो मज़ा आ जाता, पढ़ाई से तो अपनी जान छूट जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पढ़ते नहीं तो हम चांद तक जाने की कोशिश भी नहीं करते, और हम अर्ली मैन की तरह कहाँ बैठे होते, साइड वाले बच्चे से बोलते जब पत्थर निकाल आग जलाएंगे अपन दोनों, तू घिसना मैं घिसूंगा, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आग जलाएंगे, तो कहाँ लगा है पढ़ाई। तो सारा एडवांसमेंट हमने पढ़ने से, एजुकेशन से हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते और प्लांट भी नहीं काट सकते। तो हम अपनी आदतों को ऐसा बना सकते हैं कि दोनों का फ़ायदा हो। अपनी हैबिट्स को बिला वजह पेज ना फाड़ें, ना फेंकें, वेस्ट ना करें। समझ में आया? वेस्ट का मतलब होता है विदाउट यूज़ वेस्ट करना, मतलब कोई काम नहीं था, जबरन में अपन ने प्लेन पेज फाड़ा और अपन ने उस पेज से अपनी टेबल साफ करी, है ना, अपनी शर्ट में थोड़ा सा दाग लग गया था उसको साफ किया, ये क्या इम्प्रेशन पड़ेगा बाकी बच्चों के सामने क्लास में, मेरी शर्ट गंदी है पेपर फाड़ने दो। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना, और ज़्यादातर कोशिश करना है जो हमारे ब्लैंक पेजेस बचे हैं उनको हमें नोटबुक से निकालना है और एक दूसरी रफ बुक बनाना है। हमें पीस ऑफ पेपर्स को ज़्यादातर मिसयूज़ ना करना है, नहीं करना है, और वेस्ट करना है, ज़्यादातर यूज़ करें। मतलब हम रद्दी वाले के हाथ में बेच दें, उससे आपका फ़ायदा है, और वो क्या करेगा, वो ले जाकर रिसाइकिल फैक्ट्रीज़ को दे देगा, वो वापस से रिसाइकिल करके पेपर बना देंगे। नाली में ना फेंकें, कहाँ नहीं, घोड़े पे ना फेंकें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं रिसाइकलिंग। अब देखें पेपर कैसे बनता है। ये रहा न्यूज़पेपर, जिसको हमने की कर्ब साइड कलेक्शन और उसको जला दिया। जलाने के बाद डीलिंग किया, फिर उसके बाद क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग किया उसका, और थर्मोकेमिकल एंड रिसाइकिल्ड पल्प, उसमें से वाटर निकाला और पेपर मशीन में डालकर फिर पेपर बना दिया। ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। मतलब क्लीन किया, वॉश किया, फिर कुछ केमिकल्स डाले और फिर उसको इस काबिल बना दिया कि वो वापस यूज़ हो। ये था पेपर रिसाइकलिंग। और ये आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे। ये न्यूज़पेपर जो होता है वो लास्ट टाइम होता है, मतलब न्यूज़पेपर को वापस से आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का पेपर होता है आपकी नोटबुक में, या जो फोटोकॉपीज़ में यूज़ होता है, या जिसको आप ग्लॉसी टाइप का पेपर बोलते हो, जो कोटेड आते हैं, उन सबको रिसाइकिल करते करते लास्ट स्टेज पहुंच जाती है न्यूज़पेपर की। और न्यूज़पेपर को ज़्यादातर ये इतना थिन हो जाता है कि मोस्टली ज़्यादातर केसेस में ये लास्ट फेज़ होता है पेपर का, कि इसके बाद आप इसको रिसाइकिल नहीं करते। इसलिए ज़्यादातर साफ़ सफाई करने में या पैकिंग करने में हम न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको आप रिसाइकिल नहीं करते। लेकिन आप ये सोच रहे हो ना, रद्दी वाला फिर भी ले जाता है न्यूज़पेपर, वो इसलिए ले जाता है कि बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनती हैं इससे। जैसे आप न्यूज़पेपर को हटा के क्या बना देंगे, इसको साफ़ करके टिश्यू पेपर, उसको तो आपको वॉश करना है और फेंकना ही है। तो अब आते हैं रिफॉरेस्टेशन में। अब हम क्या कर सकते हैं?
सर जी हम ये कर सकते हैं कि हम पेड़ लगाएं। रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। कुछ नहीं करें आप, आपकी फैमिली में जब भी किसी का बर्थडे आए आप पेड़ लगाएं। क्या करें? पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा? आपकी एयर जो है वो प्यूरिफाई होगी, कार्बन पार्टिकल्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं वो कम होंगे, और आप जब हवा साफ होगी ना तो आप कम से कम बीमार होंगे। ये बात समझ में आई? आपके नेबर में, इंडिया के नेबरिंग कंट्री जो है भूटान, वो कार्बन नेगेटिव है। मतलब एशिया में करीब करीब सबसे साफ जिसकी हवा है ना, वो कौन है? भूटान। पता है आप, भूटान के राजा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, लड़का, तो उनने क्या करें, उन्होंने लैक्स ऑफ ट्रीज लगा दिए, कुछ लाख या कुछ थाउजेंड ट्रीज लगाए थे। और भूटान में एक कल्चर है, जब भी उनके यहाँ किसी के यहाँ बेटा या बेटी पैदा होती है तो वो क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा होता है तो हम पॉलीथीन का पैकेट सब, मतलब चल बे शॉपिंग करके आते हैं, पार्टी करेंगे मज़े से, तो हम पॉलीथीन बैग इकट्ठा करते हैं और वो ट्रीज लगाते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका ये सोचना होगा कि मेरे प्लांट लगाने से क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो ये भी हो सकता है। ये पूरा एरिया जो है, इतनी सी कम्युनिटीज़ आसपास में देख रहे हैं, 2001 में इन एरियोस में कुछ नहीं लगा था, ये बैरन लैंड थी। फिर इनको कल्टीवेट किया गया, यहाँ पेड़ लगाए गए धीरे धीरे। आज ये देख रहे हैं 2019 में ये जंगल की तरह हो गया। अब ये देखें, अब 2001 में यहाँ पर जितनी गर्मी पड़ रही थी उससे बहुत कम गर्मी कब पड़ेगी? 2019 में, क्योंकि यह आसपास से इनको फ्रेश एयर भी मिल रही है, टेम्परेचर भी कम है, ज़्यादातर यहाँ बारिश होने की भी ज़्यादा चांसेस हैं, और यह यहाँ पर जो भी आप उगाओगे वो जल्दी उग भी जाएगा। अब समझ में आया क्या फ़ायदा होता है रिफॉरेस्ट्री? और ये देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे माउंटेन्स में पेड़ लगे। ऐसा